नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस क्लास में हम छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 के लिए बाल मनोविज्ञान पर एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन है स्किनर द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, पियाजे द्वारा या फिर एरिक्सन द्वारा। तो किसके द्वारा की गई? यहाँ पास देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा पियाजे के द्वारा। ठीक है, पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया, जिसमें से पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था को पेशी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, पेशीय अवस्था भी कहते हैं। और इसका जो आयु है, आयु वर्ग में बांटा गया है, तो ये 0 से 2 वर्ष की आयु वर्ग में इसे बांटा गया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो इसका विशिष्ट अवस्था है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह आयु वर्ग में आपका आ जाएगा 2 से 7 वर्ष आयु तक के बच्चे, ठीक है। फिर तीसरी अवस्था जो है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें याद रखेंगे 7 से 11 वर्ष, ठीक है, 7 से 11 वर्ष के बच्चे आएंगे इस आयु वर्ग में। और इसके बाद जो चौथी अवस्था है, तो चौथी अवस्था इन्होंने बांटा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक के बच्चों की होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं क्या इन अवस्थाओं में क्या होता है, ठीक है। तो पहली अवस्था थी हमारी पेशी अवस्था, ठीक है, पेशी अवस्था या फिर संवेदी गत्यात्मक अवस्था। तो जो पहली अवस्था थी उस अवस्था में क्या होता है कि बालक क्या करता है, अपनी मानसिक क्रियाओं को क्या करता है, शारीरिक संवेगों द्वारा प्रकट करता है। शारीरिक संवेगों द्वारा प्रकट करता है, जैसे रोना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, ठीक है, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, छोटी मोटी वस्तुओं को फेंक देता है, ठीक है। और इसके अलावा चीज़ों को पकड़ना या फिर चीज़ों को क्या करेगा, दिखाकर अपनी बात रखने की कोशिश करेगा, ठीक है, दिखाकर अपनी बात रखने की कोशिश करता है, बात समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे इसके बाद जो दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, याद रखिए, दूसरी अवस्था है, ठीक है। दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें क्या करेगा, अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वह अब भाषा बन जाएगा, ठीक है। भाषा के द्वारा वह क्या करेगा, अभिव्यक्ति को समझाएगा, मतलब अपनी बातों को रखेगा। इससे पहले क्या कर रहा था, शारीरिक क्रियाओं द्वारा, ठीक है, या संवेगों द्वारा क्या कर रहा था, अपनी बातों को रख रहा था। तो यहाँ पास देखिए, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका किस आयु तक है ये, तो 2 से 7 वर्ष की आयु तक इसे रखा गया है, ठीक है। इसमें भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करता है बालक, वस्तु में विभेद करना भी जान जाता है, वस्तुओं में विभेद भी करने लगता है। सजीव और निर्जीव में फ़र्क उसे समझ में आने लगता है, सजीव और निर्जीव में जो है उसे विभेद करना आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक दोष भी है, उसकी हम चर्चा बाद में करते हैं। सबसे पहले जानिए कि इसमें क्या है, कल्पनाशील होते हैं, ज़्यादा कल्पना करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो दोष है वह पहला दोष क्या है, पहला दोष है, एक तो वो क्या करेंगे, निर्जीव को भी सजीव समझ लेते हैं, हालांकि विभेद कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पास क्या है, कुछ निर्जीवों को भी वो सजीव समझने लगते हैं। जैसे वे बादल को क्या समझ लेंगे कि वह सजीव है, कारवार को क्या समझ लेंगे कि वह सजीव है। तो कुछ चीज़ों को वो सजीव निर्जीव में भी भेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा दोष है, दूसरा दोष क्या है, आत्म केंद्रिता होता है। क्या होती है इसमें, आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता मतलब वे अपने विचार को ही सत्य मानते हैं, अपने विचार को ही सत्य मानते हैं। जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे होंगे तो अपने विचार को ही सत्य मानेंगे। जैसे अगर वे मानते हैं कि उनके चलने से, कि बालक अगर चल रहा है तो साथ में ये सूर्य भी इसके साथों साथ चल रहा है, अगर वो ऐसा मानता है तो आप उसे नहीं समझा सकते, ठीक है। तो ये क्या है, इस उम्र का या इस अवस्था का क्या है, दोष है, ठीक। इसके बाद देखिए आगे जो इसका तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था हमने क्या देखा था, तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, देखिए पहले क्वेश्चन में बस टाइम लग रहा है, बाकी में नहीं लगेगा, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या है 7 से 11 वर्ष का है, ठीक है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहा गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या करेगा बालक, इसमें अब तर्क करना, ठीक है, तर्क करना, विभेद करना सीख जाता है, ठीक है। वर्गीकरण द्वारा चीज़ों को पहचान करना भी सीख जाता है, समझना भी सीख जाता है, ठीक, समझ भी सकता है। लेकिन याद रखेंगे उसकी यह क्षमता मूर्त होती है, अर्थात जिस चीज़ को वह सामने में देख रहा है, सामने देखेगा, उसी के बारे में सोच सकता है, उसी की समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आप उसे कल्पना करके समाधान करने बोलेंगे, कल्पनाओं के द्वारा समाधान करने बोला जाएगा, तो वह नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए वह वस्तु को, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि वह केवल देख कर ही समाधान कर सकता है, सुन कर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये इसका दोष है, ठीक, ये क्या है इसका दोष है। हालांकि वस्तुओं को पहचानना, विभेद करना, वर्गीकरण द्वारा समझना, ये सभी इसके क्या है विशेषताएं हैं। फिर याद रखिए दूसरी दोष क्या है इसमें, दूसरा दोष है चिंतन जो ये करते हैं वे पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता, पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता है, क्रमबद्ध नहीं होता है। फिर याद रखिए जो चौथा अवस्था है, चौथी अवस्था क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो इसका आयु वर्ग है 11 से 15, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चे अब पूर्ण विकसित हो चुके हैं, ठीक है। इसमें किशोरों का जो चिंतन है वह लचीला होता है, चिंतन जो है वह अधिक लचीला होता है, ठीक। अधिक लचीला कहने का मतलब, और अधिक लचीला तो होता ही है और प्रभावी भी होता है, ठीक है। अधिक लचीला भी होता है और प्रभावी भी होता है। लचीला कहने का मतलब है कि जो क्रमबद्धता है वह विद्यमान रहती है, और समस्या का समाधान जो है ये काल्पनिक रूप से भी कर सकते हैं, काल्पनिक रूप से भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। चिंतन में वस्तुनिष्ठता दिखाई देती है, चिंतन में क्या दिखाई देती है, वस्तुनिष्ठता दिखाई देती है, और वास्तविकता भी पाई जाती है। चिंतन में क्या पाई जाएगी, वास्तविकता पाई जाएगी। अतः कह सकते हैं कि बालकों का जो है विकेंद्रण जो है पूर्ण विकसित हो जाता है, विकेंद्रित हो चुके होते हैं, या विकेंद्रण जो है पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो किस परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन है सभागार, घर, खेल का मैदान, या फिर विद्यालय एवं कक्षा का जो है पर्यावरण। तो यहाँ पास सबसे जो करेक्ट आंसर है वह है विद्यालय, और जो कक्षा का वातावरण है या कक्षा का जो पर्यावरण बनता है उसमें बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वह सर्वोत्तम तरीके से हो सकता है, ठीक है। कहाँ, विद्यालय और कक्षा के पर्यावरण में, याद रखेंगे। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। पहले में पूरा सिद्धांत को समझाना पड़ा इसलिए टाइम लगा है। इसके बाद देखिए वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह अवस्था जब बच्चा क्या करता है, तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह अवस्था कौन सी है, ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। अभी मैंने जो बताया सिद्धांत उसके हिसाब से आप भी उत्तर सोच सकते हैं, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पूर्व संक्रियात्मक हमने कहाँ तक देखा था, 2 से 7 वर्ष तक देखा था, ठीक है। तो 2 से 7 वर्ष में जो है चिंतन प्रारंभ कर चुके होते हैं, ठीक है। इसी में हमने देखा था कि वह अपनी बातों को ही सत्य मानते हैं, ठीक है। आत्मकेंद्रिता पाई जाती है, आत्म केंद्रिता पाई जाती है, यही तो चिंतन है, ठीक है। यही क्या है, चिंतन प्रारंभ हो चुका है, तो पूर्व संक्रियात्मक यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो अवस्थाएं हैं मूर्त संक्रियात्मक, ये कौन सी अवस्था है, तो आप याद कीजिए 7 से 11 वर्ष, संवेदी प्रेरक 2 से 7 वर्ष, और औपचारिक अवस्था क्या, औपचारिक संज्ञानात्मक या संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष की अवस्था। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। तो अमूर्त संकल्पनाएं आ गई, तो अमूर्त औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, संक्रियात्मक है यहाँ पास, ठीक है, संक्रियात्मक। तो देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही क्या हो जाएगी यहाँ पास, करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूर्त के बाद की जो अवस्था है, ठीक है,
तो 11 वर्ष से ऊपर, जब बच्चे पूर्ण विकसित हो चुके हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खाली स्थान को जाता है। तो किसे जाएगा? ऑप्शन है कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे या पैक्लॉव। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सोचिए। तो यहाँ पास याद रखिए कि पियाजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी समझ का सृजन करते हैं, ठीक है, दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? पियाजे को जाता है, ऑप्शन सी। फिर आगे देखिए, अभी हमने पियाजे का ही सिद्धांत देखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की होती है के दौरान बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो क्या भाषा के द्वारा सीखता है? अभी तो उसे भाषा ही सीखनी है, ठीक है, तो भाषा ही सीखनी है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही सीखता है, ठीक है। हाथ पैर को इधर उधर करना या फिर रोना, हंसना, ये सब क्या है? इसकी संवेदी गत्यात्मक अवस्थाएं हैं या फिर इंद्रियों के प्रयोग हैं या पेशी क्रियाएं हैं, ठीक है। तो इनके माध्यम से ही क्या करता है? इस आयु में 0 से 2 वर्ष की आयु में बालक सीखता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है, ठीक है। अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है? तो क्या सामाजिक विकास का, या संवेगात्मक विकास, बौद्धिक या फिर शारीरिक विकास? कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? तो अवधारणाएं बौद्धिक विकास से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है, बौद्धिक विकास से संबंधित है अवधारणाएं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? देखिए पहले तो समझिए कि पूर्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, सबसे पहले आप समझिए कि शैशव अवस्था, जो शैशव अवस्था है, ठीक है, शैशव अवस्था ये होती है 0 से 6 वर्ष। इसके बाद आता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था आती है, तो बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष होता है। 6 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। फिर किशोरावस्था आता है, किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था को कितने आयु वर्ग को होता है? 12 से 18 वर्ग की आयु वर्ग। फिर आता है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ अवस्था आता है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, तो ये होता है 18 के बाद। तो यहाँ पास देखिए पूर्व बाल्यावस्था किसे कहा जाएगा? बाल्यावस्था के जस्ट पहले की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था, मतलब 6 वर्ष से कम की आयु, मतलब लगभग आपका पूर्व बाल्यावस्था। तो वैसे तो 2.5 से 5 वर्ष को कहा जाता है, 2.5 से 5 वर्ष, लेकिन यहाँ पास लगभग 4 से 6 वर्ष को कहा जा सकता है। इस वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था को जो है खिलौने की आयु कहा जा सकता है। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था मतलब आप समझ सकते हैं जो मैंने बताया अभी कि बाल्यावस्था तो 6 से 12 है, तो 12 के बाद थोड़ी ना खिलौनों की आयु होगी, ठीक है, 12 के बाद खिलौनों की आयु नहीं कहलाएगी। फिर शैशव अवस्था, तो शैशव अवस्था तो 0 से 6 है, ठीक है, इसमें 0 से 6 है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में क्या है? 2.5 से 5 या 6 है, 2.5 से 5 या 6, तो ये अवस्था ज़्यादा करेक्ट है, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक क्या करता है? भौतिक वस्तुओं के किसी आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। किस है यहाँ पास? किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन है द्रव्यमान और संख्या या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है। उत्तर बाल्यावस्था मतलब देखिए बाल्यावस्था 6 से 12, अब इसके बाद की जो आयु होगी वह उत्तर बाल्यावस्था कहलाएगी। तो इस समय याद कीजिए कि 7 से 11 की जो अवस्था थी वह मूर्त की थी, और 11 से 15 की जो आयु थी हमने अभी पढ़ा कि वह क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें हम अमूर्त कल्पनाएं भी करने लगते हैं। तो यहाँ पास पूर्ण विकसित हो चुका है बालक, ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केवल द्रव्यमान नहीं, केवल संख्या नहीं, और केवल द्रव्यमान और संख्या नहीं, उसे द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र और सभी चीज़ों का ज्ञान हो चुका है, सभी में वे परिवर्तन समझने लगते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों, यहाँ मूर्त है ध्यान देंगे, ठीक है, मूर्त अनुभवों में एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। देखिए
इसमें बोला है कि बालक की जो सोच है वह अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से होती है। तो हमने कौन सा देखा था? मूर्त। मूर्त क्या देखा था? संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था देखा था। और यह कौन से आयु वर्ग के लिए है? तो मूर्त संक्रियात्मक है 7 से 11। तो यहाँ पास कौन सा दिख रहा है आपको? यहाँ पास देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 से 12। ठीक है, 7 से 11 के हिसाब से यहाँ पास 7 से 12 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पास? करेक्ट हो जाएगा सामाजिक संचरण। ठीक है, सामाजिक संचरण जो है क्या है? बौद्धिक विकास का जो निर्धारक तत्व नहीं है। अनुभव और संतुलनीकरण, इससे बौद्धिक विकास का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, बौद्धिक विकास का निर्धारण इनसे किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक संचरण से नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके बाद देखिए मतलब आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आवश्यक तत्व हैं। यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? पहला ही क्वेश्चन हमने देखा 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो याद रखिए, यहाँ पास मैंने बता दे रहा हूँ, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर आपका कौन सा हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर आ जाएगा औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको कमेंट करना है ये कौन कौन से आयु वर्ग के लिए है, बिना वीडियो को पीछे किए। ठीक है, कौन कौन से आयु वर्ग के लिए ये अवस्थाएं हैं आपको कमेंट करना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा करके आपको कमेंट कर देना है कि इस आयु से इस आयु तक पहला अवस्था, फिर इस आयु से दूसरा अवस्था, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या फिर गामक। तो कोहलबर्ग किस प्रकार के विकास के लिए शोध किए हैं? तो याद रखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि व्यक्ति में नैतिक विकास जो है मुख्य 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इन्होंने कहा, और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्था होती है। ठीक है, यहाँ पास ये पहली अवस्था, दूसरी और तीसरी, तो इनकी भी 2-2 अवस्थाएं हैं। इस प्रकार से इन्होंने इसे समझाया है और कहा है कि व्यक्ति या मनुष्य जो है क्या करता है, एक के बाद एक ही इन चरणों में पहुंच पाता है, सीधे पहले से तीसरे या फिर पहले से छठवें किसी भी एक चरण को छोड़कर वह अन्य चरण में नहीं पहुंच पाता है। एक क्रमबद्ध विकास होता है। ठीक है, क्रमबद्ध विकास होता है, इसको याद रखेंगे। अर्थात इन अवस्थाओं का जो क्रम है वह निश्चित होता है और समान उम्र में ये अवस्थाएं नहीं होती। ठीक है, जो सभी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों में समान उम्र में एक ही अवस्था पाई जाए यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति किसी एक अवस्था को छोड़कर, जैसा मैंने बताया कि तीसरे अवस्था में आगे नहीं बढ़ता है। ठीक, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसकी तीसरी अवस्था में पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, तीसरी अवस्था में पहुंच ही नहीं पाते, उच्चतम स्तर तक कभी नहीं पहुंचते। ठीक है, कुछ लोग नैतिक निर्णय के अपरिपक्व स्तर पर रहते हैं, अपरिपक्व स्तर पर ही रह जाते हैं। ठीक है, और हमेशा क्या करते हैं, या तो उन्हें पुरस्कार की उम्मीद होगी, या तो पुरस्कार की उम्मीद होगी, या तो दंड से भय रहेगा। ठीक है, या दंड से छुटकारा पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, दंड से छुटकारा पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो 3 अवस्थाएं हैं वह कौन कौन सी है? तो याद रखिए, पहला है पूर्व रूढ़िगत अवस्था। ठीक है, जो पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर है, नैतिक स्तर। ठीक है, इसकी आयु इन्होंने निर्धारित किया है 4 से 10 वर्ष, लेकिन सभी में समान आयु में हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, फिर देखिए रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है, दूसरा क्या है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, नैतिकता का स्तर है। फिर तीसरा क्या है? उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। ठीक, नैतिकता, ये 3 स्तर यहाँ पास हैं। तो दूसरा वाला 13 से मतलब 10 से 13 है। ठीक है, पहला 4 से 10, दूसरा 10 से 13 और फिर 13 के बाद। ठीक, ये इसके स्तर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा, देखिए यहाँ पास एक 13 वर्षीय बालक बोल दिया और फिर वह विकास की किस अवस्था में है, तो वह अभी विकास की कौन सी अवस्था में है, याद रखिए वह किशोरावस्था में है। ठीक है, कौन सी अवस्था में है, किशोरावस्था। 13 वर्ष कौन सी अवस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, याद रखेंगे। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका, ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण, केवल आनुवांशिकता, या फिर पालन पोषण और शिक्षा का। तो याद रखेंगे मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का जो है परिणाम है, याद रखिए। ठीक है, आनुवांशिकता से भी प्रभावित होते हैं और वातावरण की अंतर, देखिए पालन पोषण और शिक्षा ये तो वातावरण में आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी आएंगी वातावरण में। ठीक, तो याद रखिए। फिर आगे देखिए, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में, देखिए वाइगोत्स्की है, ठीक है, ए का कोई मतलब नहीं है यहाँ पास। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो इन्हें याद रखिए कि इन्हें सामाजिक कारकों पर जो है इन्होंने बल दिया है, सामाजिक कारकों की भूमिका पर बल दिया है, याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए इनके सिद्धांत को जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनके सिद्धांत को, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इसके अलावा इन्होंने भी पियाजे ने भी जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। इसके बाद देखिए, इनका जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है, इसके अनुसार बालक जिस भी उम्र में किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं, जिस भी उम्र में, ठीक है, जिस भी उम्र में क्या करते हैं, संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं, उन पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति, संस्कृति मतलब आसपास का जो वातावरण है या जो आपने सीखा है, ठीक है, जो आपके बड़ों ने आपको बताया है, वह सही सूचना या निर्देश देते हैं या नहीं, सही सूचना या निर्देश देते हैं या नहीं, सूचना या निर्देश देते हैं या नहीं, या निर्देश प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, यही इसका जो है मुख्य है कि आपको सही जानकारी मिल रही है कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है, ना कि उम्र पर। ठीक है, चाहे वो जिस भी उम्र में हो उसको सही जानकारी मिले या नहीं, इस पर डिपेंड करता है। फिर आगे देखिए, वह स्तर है यहाँ पास, ठीक है, वह स्तर होगा, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखिए तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो कब से शुरू कर देता है तार्किक रूप से सोचना, वह जब मूर्त क्रियात्मक अवस्था में होता है तभी से सोचना प्रारंभ कर देता है। संवेदन प्रणोद की अवस्था में वह तार्किक रूप से तो सोच ही नहीं पाता है। इसके जस्ट बाद आती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, इसमें भी वह तार्किक रूप से नहीं सोचता है, इसमें केवल वह सजीव निर्जीव में भेद कर पाता है। ठीक है, मूर्त क्रियात्मक जो अवस्था होती है इसमें तार्किक रूप से सोच पाता है, लेकिन केवल मूर्त अर्थात जो सामने है उसी की समस्या का समाधान कर सकता है, जो सामने में दिख रहा है उसी के संबंध में वह तर्क लगा सकता है। ठीक है, लेकिन औपचारिक में जो सामने में नहीं दिख रहा है अर्थात जो अमूर्त चीज़ें उस पर भी तर्क कर सकता है, याद रखेंगे। फिर आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा खाली स्थान के कारण रोता है। ऑप्शन है संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता, या फिर सामाजिक दुश्चिंता। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास, तो याद रखिए यहाँ पास जो है वह संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। ठीक है, संवेगात्मक दुश्चिंता या इसे इमोशनल वरी भी कह सकते हैं। ठीक है, संवेगात्मक मतलब क्या होता है, इसमें जो भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उन्हें संवेगात्मक कहा जाता है, मानसिक क्रियाओं को संवेगात्मक। तो यहाँ पास संवेगात्मक का मतलब हो रहा है इमोशनल, समझ सकते हैं आप। ठीक है, भावनात्मक जो दुश्चिंता है वही यहाँ पास संवेगात्मक कहा गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये सभी मनोविज्ञान से ही संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और पूर्व वर्षों में किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बच्चे मानेंगे या नहीं कोई स्पष्ट नहीं है।
फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नैतिक मुद्दों पर अगर कोई चर्चा होती है और उसमें अगर बच्चों को शामिल किया जाए तो बच्चों में समझ विकसित होगी, ठीक है, समझ क्या होगा, विकसित होगी। तो उससे क्या होगा, उन्हें क्या होगा, नैतिक मूल्यों में विकास होगा, ठीक है। लेकिन आप नियम बनाकर या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर भी नहीं कर सकते। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, इस प्रकार से भी जो है नैतिक मूल्यों का विकास नहीं किया जा सकता। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब लास्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है, ऑप्शन है संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास, याद रखेंगे ये जो है नैतिक संज्ञानात्मक गतिविधि, संज्ञानात्मक गतिविधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक मैंने बताया मानसिक गतिविधियाँ जो होती हैं, संज्ञानात्मक, ठीक है, या संवेगात्मक, ये क्या होते हैं, मानसिक गतिविधियाँ होती हैं, मानसिक गतिविधियाँ। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक। तो चिंतन क्या है, एक मानसिक या संज्ञानात्मक गतिविधि है, ठीक है। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।